नमस्कार। मैं ललित कुमार ठाकुर आशा करता हूं कि आप सब घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। इस कोरोना प्रकोप के चलते हुए प्रत्येक व्यक्ति हताश है, वो चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या फिर मानसिक दृष्टि से हो। परंतु हमें धैर्य नहीं रखना है और शासन के नियमों का पालन करते हुए हमें ये पूरा प्रयास करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और साथ मिलकर हम इस कोरोना प्रकोप से जीत जाए। इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम लैंड रिसोर्स या भूमि संसाधन के संदर्भ में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियो देखे। जिसमें सबसे पहला हमने बात किया था मृदा के निर्माण प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद दूसरा वीडियो आया था, उसमें हमने देखा था कि जोनल क्लासिफिकेशन क्या है सॉइल का। मृदा के वर्गीकरण को देखे थे, किस प्रकार से उसका वितरण है और विभिन्न प्रकार की मृदाओं की विशेषता क्या है। और उसी क्रम में आज तीसरा वीडियो हम देखने वाले हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन की, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन एवं संरक्षण से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सॉइल इरोजन। सबसे पहले देखते हैं मिट्टी की उत्पादन क्षमता का ह्रास किस प्रकार होता है या उत्पादन क्षमता में कमी किस प्रकार आती है। मानव द्वारा मिट्टी के साथ अमैत्रीपूर्ण व्यवहार हमेशा से होता रहा। एच एच बेनेट ने सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में लिखा है, यहाँ मिट्टी का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है, जिसके कारण यहाँ की कृषि भूमि अन्य सभी देशों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से बर्बाद होती जा रही है। मिट्टी के मूल तत्वों के ह्रास प्रधानतः 2 प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसमें पहला है सॉइल इरोजन और दूसरा है अपक्षालन या फिर लीचिंग। मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन या अपरदन एक ही चीज़ है, ध्यान में रखेंगे। और दूसरा है अपक्षालन। तो चलिए बात करते हैं आज सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण या फिर मृदा अपरदन के संदर्भ में। तो बात करते हैं मृदा का क्षरण। प्राकृतिक, वातावरणीय तथा मानवीय शक्तियों या कार्यों द्वारा, ध्यान देंगे, प्राकृतिक, वातावरणीय तथा मानवीय शक्तियों या मानवीय कार्यों द्वारा होने वाली मृदा के कणों का अपरदन मृदा क्षरण कहलाता है। मिट्टी क्षरण को रेंगती हुई मौत भी कहा जाता है। एच एच बेनेट ने मृदा क्षरण को मिट्टी के निर्माण तथा मिट्टी हटाव के मध्य सामान्य संतुलन के साथ मानवीय हस्तक्षेप द्वारा घटित मिट्टी हटाव की तीव्रगामी क्रिया को मृदा क्षरण का नाम दिया है। सीधी सी बात है कि मृदा अपरदन या मृदा क्षरण में जो हमारे मृदा होते हैं, धरातल का ऊपरी पोर्शन जिसे हम मृदा कहते हैं, वो विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय कार्यों के चलते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर तीव्रगामी परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, मृदा अपरदन या मृदा का क्षरण कहा जाता है। R.M. गोरे के अनुसार मिट्टी क्षरण प्राकृतिक तत्वों द्वारा मिट्टी की चोरी, अकेले या सामूहिक रूप से मिट्टी के कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहलाता है। आगे देखते हैं भौगोलिक कारकों के आधार पर मृदा क्षरण या मृदा अपरदन को कितने प्रकारों में बांटा गया है। मिट्टी क्षरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न भौगोलिक कारकों के आधार पर मृदा क्षरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जलीय क्षरण, दूसरा है वायु क्षरण और तीसरा है हिमानी क्षरण। जलीय क्षरण के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं चादरी क्षरण या चादरी अपरदन, फिर अल्पसरिता क्षरण, उसके बाद अवनालिका अपरदन, उसके बाद नदी तटीय क्षरण, उसके बाद भूस्खलन क्षरण। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार जलीय संरक्षण क्या है, वायु क्षरण क्या है और हिमानी क्षरण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जलीय क्षरण के संदर्भ में, यानी कि जलीय अपरदन के बारे में, कि आखिरकार जल द्वारा किस प्रकार से मृदा अपरदन होता है या मिट्टी का क्षरण होता है। जल द्वारा मिट्टी का क्षरण सबसे अधिक हानिकारक है। यह क्षरण वर्षा के जल, नदी के जल या समुद्री जल से हो सकता है। जल द्वारा क्षरण कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे वर्षा के प्रकार, मिट्टी क्षरण का स्वरूप तथा मिट्टी का ढाल। जिस प्रदेश में वनस्पतियां नष्ट हो गई हो, वहां वर्षा के जल की तेज बूंदें धरातल से तेजी से टकराती है, जिससे उसकी ऊपरी परत को घोल बनाकर
घोल बनाकर कीचड़ का स्वरूप में बदल देती है और यह पतला होकर कीचड़ ढाल के अनुरूप पानी के साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती है। इस प्रकार तेजी से बहता हुआ पानी मिट्टी क्षरण का कारण बन जाता है और मृदा कणों, जैव तत्वों तथा खनिज लवणों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। मिट्टी का जलीय क्षरण को हम लोग 6 प्रकारों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखो होता क्या है इसमें जलीय क्षरण में, वर्षा के जल, नदी जल या फिर समुद्री जल के चलते हुए क्या करता है, वर्षा का जल खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे कम होती है वहाँ तीव्र गति से जब भूमि पर पड़ती है तो उसे कीचड़ के स्वरूप में परिवर्तन कर देती है और वही कीचड़ पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, साथ में मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को भी घोल के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, जिसके फलस्वरूप उस स्थान का मृदा का ऊपरी परत किसी और स्थान में स्थानांतरण हो जाती है और वो जो स्थान है वो उसमें उर्वरकता की मात्रा कम हो जाती है। चलिए देखते हैं जलीय क्षरण के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे चादरी क्षरण या सीट इरोजन। यह क्षरण सबसे प्रथम अवस्था होती है। इसमें भूपर पट्टी के विशाल मिट्टी की परत घुलकर या कटकर बह जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरकता तथा स्थायित्व में मंद गति से विनाश होता है। वनस्पति विहीन या ढालू क्षेत्रों में इस प्रकार का क्षरण सर्वाधिक होता है। सीट इरोजन में क्या होता है, जो धरातल का ऊपरी भाग होगा विभिन्न कारकों के माध्यम से, प्राकृतिक और मानव कारकों के माध्यम से वो बहकर या फिर एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण हो जाती है। वही अगला है रील इरोजन या फिर अल्पसरिता क्षरण। जब पृष्ठ क्षरण की उपेक्षा कर दी जाती है और इसे पूर्व स्थित में चलने दिया जाता है तो जब पतली नालियाँ में बहना शुरू होती है, इस प्रकार सक्रिय नाली का बन जाता है, इसे अल्पसरिता क्षरण कहते हैं। जहाँ भूमि का ढाल अधिक होता है वहाँ पे यह क्षरण अधिक होता है। सीधी सी बात है, अल्पसरिता यानी कि छोटी सी नालों का निर्माण हो जाता है जिससे आसपास की जो मिट्टी रहती है उस नालों के सहारे बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। अगला देखते हैं इसी क्रम में अवनालिका अपर्दन। अवनालिका ढालू भूमि में लंबी, गहरी और कम चौड़ी वाले नालियाँ को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अवनालिका ढालू भूमि में ढाल के अनुसार लंबी, गहरी और कम चौड़ी वाली जो नाली होते हैं उसे अवनालिका कहते हैं और इसी अवनालिका के थ्रू मिट्टियों का कटाव होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही क्या कहलाता है, अवनालिका अपर्दन कहलाता है। अगला है नदी तटीय क्षरण। वर्षा ऋतु में अथवा आकस्मिक बाढ़ के समय नदियों में पानी अत्यधिक तीव्र गति से बहता है, जिससे नदी के किनारे काफ़ी हद तक कट जाते हैं। तेज गति से बहने वाला पानी नदी के तट को भी काट लेता है। इसके फलस्वरूप नदियाँ प्रायः अपना दिशा बदल लेती हैं। यानी कि कहने का मतलब है, नदी क्षरण में जब बाढ़ का समय हो या फिर अधिक वर्षा का समय हो, उस समय क्या होता है, नदी का पानी अधिक तेज होता है और तेज होने के फलस्वरूप अपने दोनों किनारों को काटते हुए वहाँ के जो मृदा होती है उसे बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर देती है। यही कहलाता है नदी तटीय क्षरण। अगला है भूस्खलन क्षरण। यह क्षरण सर्वाधिक भयानक रूप होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में मिट्टी में गहराई तक जल पहुँचने वाली नमी के दबाव के कारण भ्रंश रेखा के सहारे बड़े बड़े भूखंड अथवा खड़ी ढाल वाला भूमि का छोटा भाग खिसक कर सीधा नीचे गिर जाता है। इस प्रकार के को भूस्खलन या पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि तथा वन भूमि का विनाश हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार से कोई पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के समय क्या होता है, वर्षा के समय जब बारिश की बूंद इस पर गिरेगी तो धीरे धीरे यहाँ इस क्षेत्र की पूरी मृदा को क्या कर देगी, गीली कर देगी और इसकी पकड़ को ढीली कर देगी और एक समय ऐसे आएगा कि वो ढाल के अनुसार नीचे गिर जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं, ये पूरा भूभाग नीचे एक साथ गिर जाएगी। इसे ही भूस्खलन कहा जाता है। अगला है वर्षा की बूंदों द्वारा क्षरण, जिसे स्प्लैश इरोजन भी कहते हैं। तेजी से गिरने वाली वर्षा की बूंदें वृक्ष विहीन क्षेत्रों में मिट्टी के कणों को अपने स्थान से हटा देती है। इसके साथ साथ मिट्टी में घुलनशील उर्वरक तत्व भी बहाकर ले जाती है। जैसे कि मैंने बताया था
कि शुरुआत में जहाँ पे वह पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ पे क्या होगी, तेज गति से जब वर्षा की बूंदें धरती पर गिरेगी तो उसे कीचड़ के स्वरूप में बदल देगी, और बदलने के फलस्वरूप क्या होगा, उस कीचड़ को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी या फिर ट्रांसपोर्ट कर देगी, जिससे उसके साथ इस क्षेत्र में जो भी पोषक तत्व है वो इसके साथ क्या होगी, दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होगी, और ये वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, उर्वरक, उसकी उर्वरकता क्षमता घट जाएगी या भूमि बंजर में भी परिणत हो सकती है। इसे स्प्लेश इरोजन कहा जाता है। चलिए अगला बात करते हैं वायु क्षरण कि वायु द्वारा आखिरकार अपर्दन किस प्रकार होता है। हम देखते हैं वायु द्वारा मिट्टी का क्षरण वनस्पति विहीन और सूखे क्षेत्रों में अत्यधिक होता है। तेज गति से चलने वाली आंधी अथवा तूफान ढेर सारी मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। वायु द्वारा मिट्टी के कण तीन प्रकार से ले जाते हैं। पहला हवा के झटकों के माध्यम से, हवा में लटकते हुए, तथा भारी कणों को धरातल पर ही लुढ़काते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देती है, स्थानांतरण कर देती है। इस प्रकार वनस्पति विहीन और सूखे क्षेत्रों में वायु क्षरण क्या होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला बात करते हैं हिमानी क्षरण। हिमानी क्षरण द्वारा मुख्यतः हिमाच्छित क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पूरा धरातल बर्फ से ढका हो। हिमाच्छित क्षेत्रों में इस प्रकार का क्षरण होता है। हिमानी गुरुत्वाकर्षण ढाल के अनुरूप फिसलती है तथा आगे बढ़ते समय अपने तली को घिसती हुई, जिससे अपने कार्य में विशाल परिवर्तन कर लेती। सीधी तौर पर बात है, जैसे कि नदी अपर्दन होता है, नदी क्या करता है, अपने आसपास के जो भी मृदा रहती है उसे इरोजिट करके अपने साथ ले जाती। उसी तरह हिमानी क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप जब हिमानी एक स्थान से दूसरे स्थान खसकना शुरू होता है तो आसपास की जो भूमि होती है उसे क्या करती है, अपने साथ काट कर एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण जगह पे स्थानांतरित या ट्रांसपोर्ट कर देती है। उसे क्या कहता है, हिमानी क्षरण कहा जाता है। हिमानी क्षरण निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हिमानी की मोटाई कितनी है, जितनी अधिक मोटाई होगी उतना अधिक अपर्दन की मात्रा होगी। हिमानियों द्वारा प्रवाहित चट्टानों में पदार्थों की मात्रा कितनी है, हिमानी का वेग क्या है, तथा हिमालय तल में शैल की बनावट क्या है। इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि हिमानी क्षरण द्वारा अपर्दन क्रिया कितना अधिक तीव्र होगा और कितना स्लो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा क्षरण के कारण कौन कौन से हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि मिट्टी क्षरण निम्न कारकों से होता है। वनों का नष्ट होना, मानव की अपनी आवश्यकता, इमारती लकड़ी, फर्नीचर, ईंधन आदि की आपूर्ति के लिए वनों को निर्दयता से काटना, वन विहीन क्षेत्रों में पानी की बूंदे का प्रभाव भूमि पर सीधे रूप में होता है। अतः वे क्षेत्र जो वन विहीन कर दिए गए हैं उसमें मिट्टी का क्षरण या मृदा अपर्दन तीव्रता से होता है। अगला देखते हैं मिट्टी क्षरण के कौन कौन से कारक है, जिसमें अत्यधिक पशुचारण शामिल है, जुताई का गलत ढंग, अस्थायी कृषि शामिल है, झूम कृषि जिसे कहते हैं। अगला है वर्षा ऋतु में फसलों का न बोना, अस्थिर ढालों पर खेती करना। ये सभी कारक क्या करते हैं, मुख्य रूप से मृदा अपरण को तीव्र करते हैं या प्रभावित करते हैं। अगला है कि मृदा क्षरण या सॉइल इरोजन के परिणाम रिजल्ट क्या क्या होते हैं। पहला है जिसमें से मिट्टी की घटती उर्वरक क्षमता। अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का ट्रांसफ़र होता है तो इस स्थान क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा या फिर उर्वरक क्षमता घट जाएगा। भयंकर बाढ़ें, ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, अत्यधिक बाढ़ आएगी। नदी तथा तालाबों में मिट्टी का क्या होगा, अवसाद बहुत ज़्यादा एकत्र हो जाएगा। मिट्टी का निचली परत के जल स्तर में कमी हो जाएगा। ये चारों मुख्य रूप से इसके परिणाम हैं। चलिए देखते हैं। इसे मैं ब्रॉड वे पे नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं आगे। मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण एक नई अभिकल्पना है। इस शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक W.J. स्पाइकमैन द्वारा की गई थी। इसका अर्थ मजबूती के साथ मृदा क्षरण को रोकना ही था,
लेकिन आधुनिक समय में इसके अंतर्गत मिट्टी के संसाधनों के बचाव, निर्वहन तथा सुधार, मापन तथा संशोधन को भी शामिल किया। देखो, संरक्षण के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है? मृदा का बचाव करना है, ठीक है, उसके निर्वहन, उसमें सुधार भी करना है, उसका मापन भी करना है और उसमें संशोधन भी करना है। मिट्टी संरक्षण के उद्देश्य से मिट्टी को उस स्थान पर कायम रखना, उसकी उर्वरकता एवं अन्य तंत्रों में अभिवृद्धि करना है। यानी कि मृदा अपरदन क्या करती है? मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करती है। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि उस मृदा को उसी स्थान पर बनाए रखें ताकि उर्वरक क्षमता बरकरार रहे। चलिए देखते हैं कि मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती है। मृदा संरक्षण की आधुनिक विधियां प्राथमिक शोधों से अस्तित्व में आई है। डॉक्टर गोरे ने मिट्टी संरक्षण के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान वृक्षारोपण को सुधारना, अनावश्यक पशुओं को कम करना, खाद के उचित तरीके, वैज्ञानिक फार्मा प्रबंधन, समोच्च रेखीय जुताई द्वारा समतलीकरण, वर्षा को नियंत्रित करना, सड़क के नालियों को नियंत्रित करना, नाली को बंद करना तथा प्रति भूमि को कम करना मृदा संरक्षण के लिए फलदायी हो सकते हैं। गोरे महोदय ने इतने सारे विधियों का सुझाव किया। चलिए इनमें से प्रमुख को देखते हैं कि किस प्रकार से हम मृदा संरक्षण की विधि अपना सकते हैं या मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई किस प्रकार अपरदन को नियंत्रित करेगी? इसके अंतर्गत ढालू भूमि पर समोच्च रेखा के अनुरूप जुताई की जाती है, जिससे ढाल की प्रवणता विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध हो जाती है। फलतः जल के तीव्र बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है और उससे अपरदन शक्ति कमजोर हो जाती है। अगला है सीढ़ीनुमा खेती की व्यवस्था करना। यह तरीका पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है, जहां सीढ़ीनुमा खेतों की व्यवस्था करके मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है। सीढ़ीनुमा खेतों द्वारा पानी का वेग अवरुद्ध हो जाता है। परिणामतः अपरदन पूरी तरह तो नहीं रुकता, लेकिन वो अपरदन की गति पर क्या होता है? कमी आती है। अगला है तटबंध। तटबंध का निर्माण करना। मैदानी भागों के पृष्ठ क्षरण वाले क्षेत्रों में तटबंधों का निर्माण किया जाता है। सीट इरोजन वाले क्षेत्रों में इनके निर्माण में गहरे भागों में स्थित सतह को ऊंचा करने से बाढ़ पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, जिससे मिट्टी क्षरण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सीधी तौर पे बात है, कोई भूमि है, उसमें क्या करना है? उसके चारों ओर, छत्तीसगढ़ी में जिसे मेड़ कहते हैं, चारों ओर क्या करना है? इन मेड़ों का निर्माण करना है। चलिए अगला बात करते हैं अस्थायी कृषि पर रोक। झूम कृषि, जैसा कि आप सभी जानते हो, झूम कृषि में क्या होता है? आदिवासियों द्वारा पेड़ों को जंगल में किसी उचित स्थान के पेड़ों को साफ कर दिया जाता है, फिर उस पर खेती किया जाता है। 2-3 साल खेती करने के पश्चात फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे जगह के वन को साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? पेड़ों की अत्यधिक कटाई हो जाती है, साथ ही साथ अपरदन को प्रोत्साहन मिलता है। तो आवश्यक है कि इस प्रकार के अस्थायी कृषि पर रोक लगा दिया जाए। नियंत्रित पशु चारा। इसके अंतर्गत पशुओं को चराने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र दिए जाना चाहिए। देखिए, पशु चारण के दौरान क्या होता है? एक तो पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, दूसरे ओर जब पशु चलते हैं तो उसके खुरुच से जो घास होती है उस क्षेत्र की, वो क्या होते हैं? वो जड़ सहित उखड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में घास या फिर पेड़ों के द्वारा मिट्टी पर जो पकड़ बनाई होती है वो ढीली हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अपरदन की गति तीव्र हो जाती है। तो आवश्यक है हमें कि हमें कोई पशुचारण हेतु कोई निश्चित क्षेत्र सीमांकित कर देना चाहिए, ताकि उसी क्षेत्रों में क्या किया जाए? सिर्फ पशुचारण किया जाए, ना कि कहीं भी किया जाए। इससे अपरदन को नियंत्रण में सहायता मिलेगी। अगला है फसल आवर्तन। फसल आवर्तन कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रथम फसल, द्वितीय फसल तथा तृतीय फसल। एक फसल, फिर जैसे ही एक फसल हम काटते हैं उसके बाद हमें भूमि को यूं ही ना छोड़ते हुए उस पर कोई
और फसल बोना चाहिए, खासकर जैसे पहला फसल यदि आप चावल लेते हैं तो दूसरा फसल ऐसे लो जो नाइट्रोजन की मात्रा, खासकर दालों की फसल लो जो नाइट्रोजन की मात्रा को मेंटेन कर सके। ठीक है, देखते हैं इसको। भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों की क्रमिक उत्पादन द्वारा मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है तथा बहाव वाली भूमि पर मिट्टी को सुधार किया जा सकता है। एक अच्छे आवर्तन से मिट्टी का पोषक फसलों की अगली फसल में सहायता मिलती है। उदाहरण, मिट्टी की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन फलिया फसलों, क्लोवर, अल्फाला तथा दलहन फसलों से प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि दलहन दाल की फसलों से प्राप्त होती है, जो मक्का, कपास और आली जैसी फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस प्रकार पद्धति को सुधारा जा सकता है, यानी कि कंटिन्यू किसी खेत पर एक ही प्रकार के फसल को नहीं लगाना है। फसल को क्या होता है, क्रमिक बदलाव करते हैं। एक समय में हमने क्या किया, चावल लगाया, फिर हमने दलहन लगा लिया, फिर हमने कपास लगा लिया। इस प्रकार हमें क्या करना है, फल के आवर्तन में परिवर्तित करते रहना है, क्रॉप रोटेशन जिसे कहते हैं। अगला है आवरण फसलें, कवर क्रॉप। जब हवा एवं जल से मिट्टी क्षरण को बचाने के लिए वनस्पति कम या बिल्कुल नहीं होती है तो उस समय आवरण फसलें मिट्टी को क्षरण से बचाती हैं। फलियां वाली फसलें तथा घास प्रमुखतः दालें और लताओं जैसी फसलें आवरण फसल होती है। यानी कि ये मुख्य रूप से घास या फिर दलहन फसलों की बात हो रही है जिन क्षेत्रों में पेड़ कम है, उन क्षेत्रों में यही मृदा क्षरण को रोकने में आवश्यक भूमिका निभाती है। कहने का मतलब है कि हमें एक फसल लेने के बाद हमें भूमि को यूं ही नहीं छोड़ देना ताकि अपर्दन हो जाए। हमें क्या करना है, कोई ना कोई फसल उसमें उगाना है, खासकर वे फसल जो मृदा की उर्वरकता को बरकरार रखते हैं। अगला बात करते हैं मृदा प्रदूषण से रक्षा। वातावरण में उपस्थित नाइट्रिक, सल्फर, ऑक्सीजन पदार्थ मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। आवश्यक है कि हम जो कीटनाशकों का भी इस्तेमाल करते हैं या विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल करते हैं वह फसल उगाने के लिए, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो जैविक खेती अपनाना होगा या तो फिर हमें एक लिमिटेशन पे करना चाहिए, या फिर वैज्ञानिकों को ऐसे कीटनाशकों या उर्वरकों की खोज करना चाहिए जो भूमि के लिए क्या हो, लाभदायक हो, न कि उसकी मिट्टी के क्षरण के लिए या फिर मिट्टी को प्रदूषित कर दे। तो आवश्यक है हमें ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए या फिर जैविक खेती अपनाना चाहिए जिससे मृदा का उर्वरकता बरकरार रहे। अगला बात करते हैं मिट्टी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। मिट्टी संसाधन के विवेकपूर्ण प्रयोग के अंतर्गत उपयुक्त वर्णित मिट्टी संरक्षण, अभी तक जितने मिट्टी संरक्षण की विधि के बारे में बात किए उस पर पर्याप्त विचार ही पर्याप्त नहीं है, वरन मिट्टी की वास्तविक उपयोग सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कृषि भूमि की सिविल एवं औद्योगिक निर्माणों एवं नगरीय जमघटों के लिए किए जा रहे उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए। इन सब के अलावा अभी तक हमने जितना पढ़े उन सब के अलावा आवश्यकता है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसको औद्योगिक पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे नगरीकरण के लिए, जब भी नए नए घर बनाए जाते हैं तो नगरीकरण के लिए कृषि भूमि का उपयोग किया जाता है। तो आवश्यक है कि इन सब में भी नियंत्रण लगाया जाए ताकि हमारी कृषि भूमि बची रहे, मृदा संसाधन बची रहे। इस प्रकार से हमने देखा कि मृदा संरक्षण का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। हमने इसके अंतर्गत सबसे पहले बात किया मृदा अपर्दन क्या होता है, अपर्दन के बाद प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा, और फिर हमने संरक्षण की बहुत सारी विधियों के बारे में बात किया। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।